Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 9, circles, where we're discussing about basic fundamental concepts and problems regarding two circles. And now in this particular part, we are going to attempt some numericals regarding 9.2 exercise. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब पहले एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो इसके क्वेश्चंस में हमारे पास में क्या होगी, यूज होगी। तो जरा उस थ्योरम को समझें। तो जरा देखो ये थ्योरम हमें क्या कहती है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स इन टू पॉइंट्स, क्या कि कोई भी दो सर्कल्स क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे। क्या कोई दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे। तो देखो इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मैं जब ज्वाइन कर देता हूं तो ये बताओ पी क्यू क्या बन जाएगी। बोला सर अगर एक सर्कल देखा जाए तो पी क्यू मेरे पास में एक सर्कल के लिए कॉर्ड और दूसरे सर्कल के लिए भी मेरे पास में क्या होगी, कॉर्ड ही होगी, यानी एक कॉमन कॉर्ड की तरह एक्ट कर रही है। यस या नो। देन फिर जो मेरे पास में लाइन थ्रू द सेंटर विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। व्हाट इट सेज दैट कि देखो मेरे पास में देखो दो सर्कल है ना, इनके सेंटर्स होंगे, तो इनके सेंटर्स को जो लाइन कनेक्ट करेगी, इनके सेंटर्स को जो लाइन क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो इस सिनॉप्सिस के अंदर ये जो लाइन क्या करेगी, पी क्यू कॉमन कॉर्ड को क्या करेगी, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, परपेंडिकुलरली क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। दैट मींस ये जो ओ एम है ना मेरे पास में लाइन, ये परपेंडिकुलर होगी पी क्यू के साथ मेरे पास में क्या करेगी, पी क्यू लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट भी करेगी। अब जरा इस थ्योरम को जरा समझें और इस थ्योरम को प्रूव करें। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं इस थ्योरम के रिगार्डिंग गिवन स्टेटमेंट। अब गिवन स्टेटमेंट क्या है कि टू सर्कल्स हैं। सपोज करते हैं हमारे पास में दो सर्कल्स हैं, C1 सर्कल एंड C2 सर्कल्स, C1 एंड C2 सर्कल्स विथ सेंटर O and M intersect each other at point P and Q। क्या कि हमारे पास में दोनों सर्कल्स कहां इंटरसेक्ट करते हैं, P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। When since PQ मेरे पास में क्या है, PQ मेरे पास में इसी वजह से कॉमन कॉर्ड है। क्या है, कॉमन कॉर्ड है ऑफ C1 एंड C2 सर्कल। यस या नो। C2 सर्कल्स, यस या नो। यानी देखा जाए PQ मेरे पास में क्या है, कॉमन कॉर्ड है C1 एंड C2 सर्कल का। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो देखो PQ कॉमन कॉर्ड हो चुका है एंड मेरे पास में अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में दो सर्कल है, एक है C1 सर्कल, एक है C2 सर्कल। यस या नो। और C1 सर्कल में मेरे पास में सेंटर O है, C2 सर्कल में सेंटर M है, और यहां पे जो मेरे पास में दोनों सर्कल हैं ये P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखा जाए तो देखो ये जो OM मेरे पास में क्या है, OM मेरे पास में क्या है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्कल C1 एंड C2 इंटरसेक्ट PQ एट T। क्या करती हैं, ये जो OM लाइन है ना, ये क्या है, एक ऐसी लाइन है जो हम ज्वाइन करते हैं, तो ये PQ लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है T पॉइंट पे। कहां इंटरसेक्ट करती है, एट T पॉइंट। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि ये जो हमारे पास में देखो यहां पे देखो ये जो OM है ना, OM ये परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास में, बाइसेक्टर है। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ कॉर्ड मुझे प्रूफ करना है। दैट मींस मुझे प्रूफ करना है कि मेरे पास में PT एंड QT की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, इक्वल तो होनी चाहिए। एंड मुझे प्रूफ करना है कि जो OT है ना मेरे पास में, क्या है, ये जो OT है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए मेरे पास में PQ के। ये बात मुझे इस पर्टिकुलर थ्योरम में प्रूफ करनी
है। अब जरा इस थ्योरम को प्रूफ करें। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम यहां पे क्या करेंगे, एक लाइन, क्या करें, हम एक लाइन फॉर्म करेंगे। अब मैं बोलूं हमारे पास में पॉइंट्स है ना, ओ पॉइंट, कौन से पॉइंट, ओ पॉइंट एंड क्यू पॉइंट को, एम और क्यू पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। हम क्या कर देंगे, ज्वाइन ओ क्यू एंड एम क्यू। अब अगर देखा जाए जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मेरे पास में एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। क्लियर है क्या? ये हमारे पास में इस गिवन थ्योरम के रिगार्डिंग डायग्राम है। अब जरा इस थ्योरम को प्रूफ करें तो जरा देखो सॉल्यूशन। सिंस अभी हमने देखा था क्या कि सर हमने क्या किया, हमने हमारी जो ये पॉइंट्स है ना इनको आपस में ज्वाइन किया था, यस या नो। अब अगर देखा जाए जैसे ही मैंने इन्हें आपस में क्या किया, ज्वाइन किया, तो मेरे पास में दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही हैं। बोला सर दो ट्राइंगल्स कौन से? बोला सर एक ट्राइंगल आपके पास में फॉर्म हो रहा है ओ क्यू एम। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ओ क्यू एम। एंड दूसरा ट्राइंगल जो हमारे पास में फॉर्म हो रहा है वो ट्राइंगल है ओ पी एम। कौन सा ट्राइंगल? एक ट्राइंगल मेरे पास में फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल ओ क्यू एम, एंड जो सेकेंड ट्राइंगल है वो मेरे पास में फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल OPM। अब जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या देखा? बोला सर जैसे ही मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में ऑब्जर्व किया तो मैं एक चीज नोटिस करता हूं क्या कि सर OQM ट्राइंगल में जो OQ साइड है ना वो OPM ट्राइंगल के OP साइड की इक्वल है। क्यों? बोला सर ये मेरे पास में देखो ये दोनों मेरे पास में सेंटर से बाउंड्री की डिस्टेंस ही तो है, यस या नो। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास में क्या है, रेडियस ही तो है। किसकी रेडियस है? रेडियस ऑफ C1 सर्कल। और हमें पता है क्या कि किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है, क्या किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है वो कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। यानी सेंटर से सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है, चाहे आप किन्हीं भी पॉइंट्स पे से क्या करो, ज्वाइन करो। दैट मींस OP एंड OQ कैसे होंगे? मेरे पास में इक्वल होंगे। साथ के साथ अगर देखा जाए तो सेम लॉजिक से, क्या सेम लॉजिक से MP और मेरे पास में जो MQ डिस्टेंस है, क्या है? MQ और MP डिस्टेंस है, ये भी क्या है मेरे पास में? बोला सर ये भी मेरे पास में रेडियस है। किसका? बोला सर C2 सर्कल की रेडियस है, यस या नो। किस सर्कल की रेडियस है? C2 सर्कल की रेडियस है, यस या नो। यानी MP और MQ डिस्टेंस भी कैसी है? इक्वल है। अब अगर देखा जाए मेरे पास में OM और OM साइड कैसी है? कॉमन है। कैसी है? कॉमन है। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल OQM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल मेरे पास में OPM के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। यानी देखा जाए मेरे पास में ट्राइंगल OQM एंड ट्राइंगल OPM कैसे हुए? बोला सर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट है और हमें पता है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो। सिंस ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या कह सकता हूं? तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में एंगल कौन सा? बोला सर मेरे पास में एंगल QOM एंगल एंड एंगल POM। क्या? एंगल QOM एंड एंगल POM, यानी कि ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। इस वजह से मैं इन दोनों एंगल्स को क्या कह सकता हूं? बोला सर आप इन दोनों एंगल्स को इक्वल कह सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जरा देखो, सिंस अब मैं यहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? बोला सर जैसे देखो हमने हमारी कंस्ट्रक्शन दी करी हुई थी ना, ठीक है। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूं ना तो मुझे दो ट्राइंगल्स और देखने को मिल रहे हैं। सर दो ट्राइंगल्स और आपको देखने को मिल रही हैं, कौन से ये दो ट्राइंगल्स हैं? तो अगर यहां से अगर ऑब्जर्व किया जाए, क्या ऑब्जर्व किया जाए? तो सर आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को तो आपने क्या कह दिया? कॉन्ग्रुएंट कह दिया। सेम लॉजिक से अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूं तो मुझे दो और जो ट्राइंगल दिख रहे हैं वो कौन से ट्राइंगल हैं? तो सर अब अगर देखा जाए ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल OTP। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल OTP। एंड ट्राइंगल कौन सा? बोला सर एंड ट्राइंगल OTQ। ट्राइंगल OTQ। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं? बोला सर यहां पे अगर देखें तो OT और OT साइड कैसी है? दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। कैसी है?
कॉमन है। साथ के साथ अगर ऑब्जर्व किया जाए तो एंगल POT और एंगल QOT कैसे हैं? बोला सर एंगल POT और एंगल QOT हमारे पास में इक्वल है। क्यों? बोला सर ये बात हमने अभी प्रूव करी थी। क्या? कि आपके पास में एंगल POM एंड QOM कैसे थे? इक्वल थे ना। ये बात हमने प्रूव की थी। इसे इक्वेशन 1 कहूं तो ये बात अगर हमने प्रूव की है तो POT एंगल POM ही तो है और QOT एंगल QOM ही तो है, तो ये बात हमने प्रूव की है अभी इन इक्वेशन 1। यस या नो? अब देखा जाए POT एंड QOT एंगल कैसे हमारे पास में इक्वल है। साथ के साथ अगर देखा जाए हमारे पास में जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व किया तो देखो OP क्या OP एंड OQ साइड भी कैसी है? बोला सर OP और हमारे पास में देखो ये जो OQ है ना, ये दोनों भी कैसी है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास में रेडियस है। क्या है? रेडियस ऑफ C1 सर्कल। ये C1 सर्कल का क्या है? रेडियस है। अब अगर देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या देखा कि सर इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मुझे दो साइड और एक उनके इन बिटवीन बनने वाला एंगल इक्वल मिला। तो मैं क्या कह सकता हूं? सिंस इनके तीन कॉरस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल मिले तो ट्रायंगल OTP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OTQ के। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास में SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब अगर देखा जाए मेरे पास में ट्रायंगल OTP एंड ट्रायंगल OTQ कैसे हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? बाय द हेल्प ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब सिंस अगर देखा जाए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है कोई भी दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रेफरेंस में बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर देखा जाए यहां से मैं क्या कह सकता हूं? एंगल मेरे पास में कौन सा? एंगल PTO। कौन सा एंगल? एंगल PTO एंड एंगल QTO, ये दोनों एंगल कैसे होंगे मेरे पास में? इक्वल होंगे बाय द हेल्प ऑफ CPCT। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यस या नो? अब अगर देखा जाए मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देखो अब अगर देखें PQ मेरे पास में क्या है? बोला सर जैसे मैं अगर PQ को ऑब्जर्व करता हूं ना तो PQ मेरे पास में एक लाइन है, हाँ कि ना? अब अगर देखा जाए जैसे मैंने PQ लाइन ड्रॉ करी, O से मेरे पास में जो ये OT लाइन है, क्या है मेरे पास में? OT लाइन है। ये OT लाइन क्या कर रही है? PQ को इंटरसेक्ट करती है ना T पॉइंट पे। तो देखो ये दो एंगल हमारे पास में बन रहे हैं। तो देखो एंगल PTO, क्या? एंगल PTO प्लस एंगल QTO कितने होंगे? 180 डिग्री होंगे। क्यों? बोला सर ये मेरे पास में PQ एक स्ट्रेट लाइन थी, तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? लीनियर पेयर होते हैं ना। दैट मींस एंगल PTO एंड QTO कैसे हुए मेरे पास में? लीनियर पेयर हुए। कैसे हुए? लीनियर पेयर हुए। और हमें पता है कोई भी दो एंगल्स अगर लीनियर पेयर होते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। सिंस क्या कि सिंस अगर देखा जाए एंगल PTO एंड एंगल QTO कैसे हैं? आपस में इक्वल है। ये बात हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। क्या? सॉरी, QTO आपस में कैसे हैं? इक्वल है। और ये बात हमने अभी प्रूव की थी कि PTO एंड QTO एंगल कैसे हैं? हमारे पास में इक्वल एंगल्स हैं। दैट्स व्हाई मैं क्या कह सकता हूं? अबव स्टेटमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? PTO प्लस एंगल QTO का सम अगर 180 डिग्री है ना, तो एक बात बताओ ये दोनों इक्वल है तो मैं से क्या लिख सकता हूं? बोला सर PTO प्लस एंगल PTO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ, देखो PTO प्लस PTO कितना हो जाएगा? बोला सर ट्वाइस ऑफ एंगल PTO, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो एंगल PTO की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री का हाफ, जो कि होता है 90 डिग्री। यस या नो? यानी अगर कहा जाए एंगल PTO की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 90 डिग्री। सिंस एंगल PTO की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में? 90 डिग्री हुई। दैट मींस मैं क्या कह सकता हूं? ये जो OT है ना, ये मेरे पास में परपेंडिकुलर है PQ पे। यस या नो? OT क्या है मेरे पास में? परपेंडिकुलर है PQ पे। क्यों? बिकॉज मेरे पास में एंगल PTO और कौन सा एंगल? मेरे पास में एंगल PTO और एंगल QTO, ये दोनों कैसे हैं मेरे पास में? बोला सर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। और सिंस PTO 90 डिग्री के है तो QTO भी 90 डिग्री के होगा। दैट्स व्हाई मैं क्या कह सकता हूं कि OT जो मेरे पास में लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी PQ के। यस या नो? अब अगर देखा जाए सिंस PQ मेरे पास में क्या है? बोला सर PQ मेरे पास में कॉर्ड है। क्या है मेरे पास में? कॉर्ड है। PQ क्या है मेरे पास में? कॉर्ड है। एंड OT क्या है मेरे पास में? डिस्टेंस है। क्या है मेरे पास में? डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर
यस या नो। अब अगर देखा जाए मेरे पास में देखो पी क्यू कॉर्ड है और ओटी मेरे पास में डिस्टेंस है कॉर्ड की फ्रॉम सेंटर, एंड ओटी एंड जो मेरे पास में पी क्यू कॉर्ड है कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम एक बात जानते हैं, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर which is perpendicular to chord, a line drawn from the center which is perpendicular to chord, perpendicular to a chord will bisect the chord, will bisect the कॉर्ड, कि किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से अगर कोई लाइन किसी कॉर्ड पे आती है और कैसे आती है, परपेंडिकुलरली आती है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर मैं उस सिनॉप्सिस में कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास में लाइन है ना, ये पीक्यू कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। दैट्स व्हाई मैं क्या कह सकता हूं, पीटी की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, क्यूटी के इक्वल होगी, जो कि मेरे पास में पीक्यू के हाफ डिस्टेंस के इक्वल है। यस या नो। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में ओटी मेरे पास में क्या हुआ, बोला सर ओटी मेरे पास में परपेंडिकुलर है पीक्यू का, एंड ओटी मेरे पास में क्या हुआ, बाइसेक्टर भी है पीक्यू का, या ना कि ओटी क्या है मेरे पास में, बाइसेक्टर ऑफ पीक्यू ऑल्सो। अब अगर देखा जाए OT मेरे पास में OM लाइन का ही तो एक्सटेंडेड, मैं देखूं OM अगर OT को आगे एक्सटेंड करूं तो OM लाइन ही तो बनती है। सिमिलरली OT मेरे पास में बाइसेक्टर है ना PQ का। अगर देखा जाए तो मैं ये कह नहीं सकता कि जो OM है ना मेरे पास में वही मेरे पास में क्या है, सो मैं क्या कह सकता हूं, सो ये जो OM है ना ये OM ही तो इंटरसेक्ट करता है मेरे पास में कॉर्ड PQ को एट T, यस या नो। सो मैं क्या कह सकता हूं, OM मेरे पास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ कॉर्ड PQ। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये थ्योरम समझ में आई। ये थ्योरम में हमने क्या किया कि कोई भी दो सर्कल्स हैं, सर्कल्स की जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ना मेरे पास में, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की जो लाइन है और सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे मेरे पास में, परपेंडिकुलर होंगे। साथ के साथ क्या कि ये जो सेंटर वाली लाइन है ना इस कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करती है। ये बात हमें ये थ्योरम कहती है। अब जरा देखें, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि दो सर्कल हैं, इनमें से एक सर्कल की रेडिया है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की है 3 सेंटीमीटर, और ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं हमारे पास में दो पॉइंट्स पे, एंड उनके सेंटर्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमें कैलकुलेट करना है उनके कॉमन कॉर्ड की लेंथ। तो जरा देखो, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, ठीक है। ये हुआ मेरे पास में, मान लो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुए ना इनके P एंड Q। तो देखो ये लाइन को ज्वाइन कर रही है, तो PQ कॉमन कॉर्ड हुई, एक का सेंटर है O, दूसरे का सेंटर है O डैश, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, यस या नो। अब अगर देखा जाए OP O डैश P, अब अगर इन दोनों का मैं देखूं तो देखो यहाँ पे मेरे पास में OP क्या बोला सर, रेडियस है, O डैश P क्या है मेरे पास में, रेडियस है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें PQ जो मेरे पास में कॉमन कॉर्ड है इसकी लेंथ को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को करें, सबसे पहले हम गिवन सिनॉप्सिस लिख लेते हैं। क्या कि सर गिवन के अंदर हम लिखने वाले हैं टू सर्कल्स C1 एंड C2। क्या है, दो सर्कल हैं C1 एंड C2 विद सेंटर O एंड O डैश। क्या है, सेंटर O एंड O डैश मेरे पास में क्या है, C1 का सेंटर है O, C2 का सेंटर है O डैश, एंड OP मेरे पास में क्या है, रेडियस है, जो कि कितनी है मेरे पास में 5 सेंटीमीटर है। किसकी रेडियस है, बोला सर रेडियस ऑफ सर्कल C1, एंड O डैश P मेरे पास में क्या है, बोला सर ये 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, और ये भी मेरे पास में रेडियस है। क्या है मेरे पास में, ये भी मेरे पास में रेडियस है ऑफ सर्कल C2, यस या नो। ये क्या है, C2 सर्कल की रेडियस है। अब अगर देखा जाए मेरे पास में क्या बोला सर, ये O से O डैश की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, बोला सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें PQ की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब जरा इस क्वेश्चन को करें तो जरा देखो, सिंस सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना, तो सिंस हम एक बात जानते हैं, हम एक बात क्या जानते हैं
कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर then the line segment joining its centers is the perpendicular bisector of the common chord. Bisector of common chord PQ. अब अगर देखा जाए, हमें पता है कोई भी दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी जो सेंटर से जो लाइन ज्वाइन होती है वो कॉमन कॉर्ड को क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ओ से ओ डैश जो मेरे पास में है ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बोला सर वो मेरे पास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का एट टी। दैट मीन्स कि ओ टी जो मेरे पास में है ना, क्या है ओ टी मेरे पास में, जो ये जो मेरे पास में एंगल ओ टी पी जो एंगल है, कौन सा एंगल ओ टी पी जो एंगल है, और या मैं बोलूं एंगल ओ टी क्यू एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल ओ टी पी और एंगल ओ टी क्यू, ये क्या है मेरे पास में 90 डिग्री के एंगल्स हैं, यस या नो। एंड ये जो पी टी की डिस्टेंस है ये क्यू टी डिस्टेंस के इक्वल है। अब जरा इसको प्रूफ करें तो जरा देखो, सिंस इन ट्रायंगल ओटीपी, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओटीपी ट्रायंगल में, ओटीपी ट्रायंगल में मैं क्या देख रहा हूं कि सर देखो यहां पे टी पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये बात हमने अभी कही थी, यस या नो। अब अगर देखा जाए यहाँ पे देखो ओटीपी ट्रायंगल में टी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ओपी क्या है मेरे पास में, प्लस सर ओपी मेरे पास में हाइपोटेन्यूज है, क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और अगर देखा जाए इस ओटीपी राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो जो क्या होगी मेरे पास में ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, यस या नो, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे ही मैंने यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो देखो ओपी की मेरे पास में डिस्टेंस कितनी है, बोला सर ओपी तो रेडियस है C1 सर्कल का, जो कि कितनी है मेरे पास में 5 सेंटीमीटर, तो यानी 5 का स्क्वायर। अब ओटी की डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं कि ओटी मेरे पास में क्या है, x सेंटीमीटर लेंथ का है। तो देखो ओटी का स्क्वायर करना है यानी x का स्क्वायर करना है प्लस पीटी स्क्वायर, यस या नो। अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है, बोला सर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। अब देखा जाए तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। अब अगर यहां से कैलकुलेट करना चाहूं मैं पीटी स्क्वायर की वैल्यू, वो क्या होगी, बोला सर अगर देखा जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो देखो 25 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर का जो सम है वो 25 के इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं पीटी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, यस या नो। तो अगर मैं इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कहूं, नाउ सिमिलरली अगर मैं देखो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, बोला सर अब अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं मेरे पास में ओ डैश टीपी, क्या ओ डैश टीपी, इसमें भी टी पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। अब यहां पे देखा जाए ओ डैश पी भी क्या है मेरे पास में, हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे भी तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ओ डैश पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा मेरे पास में ओ डैश टी के स्क्वायर के प्लस पीटी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब से देखा जाए ओ डैश पी यानी कि ओ डैश पी यानी मेरे पास में C2 सर्कल का रेडियस, जो कि कितना था 3 सेंटीमीटर था ना। अगर इसे करें तो ओ डैश पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, बोला सर 3 का स्क्वायर, कितना है 3 का स्क्वायर। अब ओ डैश टी का स्क्वायर करना है, यानी अगर ओ डैश टी का हम स्क्वायर करते हैं तो बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, बोला सर ओ डैश टी की अगर बात करें तो देखो आपने ओ टी बोला कितना है x है, ओ से ओ डैश की डिस्टेंस कितनी है, बोला सर 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहां से क्या कैलकुलेट करना चाहूं, मैं ओ डैश टी की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूं तो वो मेरे पास में क्या होगी, बोला सर 4 माइनस एक्स होगी, मतलब ओ से ओ डैश माइनस ओ से टी की डिस्टेंस, क्योंकि ये पूरी 4 थी, इतनी सी x थी, तो ये बची हुई कितनी होगी, बोला सर 4 माइनस एक्स होगी। यानी से क्या लिख सकता हूं मैं, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, यस या नो। अब इसे आगे इवैल्यूएट करें तो क्या होगा, बोला सर 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर है। इसे करें इवैल्यूएट तो ये है मेरे पास में 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो ये कितना होगा, बोला सर ये होगा मेरे पास में 4 का स्क्वायर, यानी देखो ये a माइनस बी की प्रॉपर्टी से ओपन अप होगा ना,
देखो दो टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, फिर उनका स्क्वायर हो रहा है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, यानी 16, क्योंकि फर्स्ट क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, बोला सर a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो क्या लिख सकते हैं, बोला सर फर्स्ट टर्म है 16, यानी देखो 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, प्लस सेकंड टर्म क्या है x, यानी x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x प्लस pt स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, बोला सर 9। अब अगर देखा जाए इसे यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हुआ मेरे पास में 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना, बोला सर माइनस का 8x प्लस pt स्क्वायर। यस या नो। अब अगर देखा जाए इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो ये कितना होगा, बोला सर जैसे इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू मेरे पास में होगी 16 प्लस कितना, बोला सर इसे लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर प्लस pt स्क्वायर माइनस का 8x। यस या नो। अब अगर आपको रिकॉल हो एक्स स्क्वायर प्लस pt स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस pt स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, बोला सर ये हमें याद है, हमने इक्वेशन 1 में ये बात कैलकुलेट करी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस pt स्क्वायर की वैल्यू होती है 25। कितनी होती है, 25। तो इसे क्या लिख सकते हैं, बोला सर इसे लिख सकते हैं 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस pt स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25 माइनस 8x। कितनी हुई, बोला सर 16 प्लस 25 माइनस 8x। ये वैल्यू मेरे पास में कैसे हुई, बोला सर फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस pt स्क्वायर की वैल्यू हुई 25। ठीक है। अब जरा यहां से अगर मैं देखूं तो देखो, अब इसे यहां से इवैल्यूएट करें तो जरूर मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी, बोला सर जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी 9 इज इक्वल टू 25 प्लस 16 कितना होगा, बोला सर 41 माइनस 8x। यस या नो। अब अगर देखा जाए यहां से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितनी होगी, बोला सर माइनस का 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 41, तो माइनस का 8x की वैल्यू मेरे पास में आएगी नेगेटिव का 32। यानी अगर देखा जाए यानी 8x की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव 32, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 32/8 विच इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू मेरे पास में 4 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो x की वैल्यू तो मेरे पास में आ चुकी है, क्या आ चुकी है मेरे पास में, x की वैल्यू तो मेरे पास में आ चुकी है। अब यहां से मैं इवैल्यूएट करूं, क्या इवैल्यूएट करूं, बोला सर फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन 1 से अगर मैं इवैल्यूएट करूं तो pt स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, बोला सर pt स्क्वायर की जो आपके पास में वैल्यू है वो है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। कितनी है pt स्क्वायर की वैल्यू, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर देखा जाए pt स्क्वायर की वैल्यू देखो 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी, बोला सर 4 अभी कैलकुलेट की थी, तो 4 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 जो कि हुआ 9, यानी pt स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9। तो यहां से अगर pt की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगी, बोला सर स्क्वायर रूट ऑफ 9, और जो कि मेरे पास में हो जाएगी कितनी, बोला सर देखो जो pt है ना मेरे पास में इसकी डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो कि होता है 3, यानी 3 सेंटीमीटर। यस या नो। अब अगर देखा जाए मेरे पास में pt जो है मेरे पास में क्या है, pt जो मेरे पास में लाइन है ये pt लाइन किसके इक्वल है, बोला सर pt मेरे पास में qt के इक्वल है। यस या नो। जो कि इक्वल है मेरे पास में pq के हाफ के। यस या नो। यानी जिसे मैं क्या कह सकता हूं कि जो pq होगा मेरे पास में ट्वाइस ऑफ pt होगा, क्या, बोला हाँ सर। क्यों, क्योंकि देखो ये सर्कल्स हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, सेंटर्स हैं। यस या नो। o डैश, ये है p और ये है q और ये है t पॉइंट। अब हमें पता है कि ये से बाइसेक्ट करता है ना उसे ओ डैश की लाइन, तो देखो जैसे बाइसेक्ट करेगा मैं क्या कह सकता हूँ pq की डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ pt, और pt की डिस्टेंस हमने अभी कैलकुलेट करी थी, कितनी थी, बोला सर 3, तो ये कितनी हो जाएगी सर 6 सेंटीमीटर, यानी pq की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब जरा चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.2 के सेकंड क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल देन प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। व्हाट इट सेज दैट, देखो एक सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, ये दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं हमारे पास में, इक्वल है। कैसी हैं, इक्वल हैं। तो देखो जहां पे इंटरसेक्ट करती है ना दोनों कॉर्ड्स, तो देखो इस रेफरेंस में ये जो मेरे पास में सेगमेंट जनरेट हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, सेगमेंट जनरेट हो रहा है। तो
तो देखो ए से एम का सेगमेंट, सी से एम के सेगमेंट, देखो एक कॉर्ड के रिगार्डिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग सेगमेंट दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के इक्वल होगा। सिमिलरली जो बचे हुए सेगमेंट है वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी ए से एम के डिस्टेंस मेरे पास में सी से एम के डिस्टेंस के और बी से एम के डिस्टेंस डी से एम के डिस्टेंस के इक्वल होगी। ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। जरा इस क्वेश्चन को प्रूफ करें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग गिवन स्टेटमेंट लिख लें। हमें गिवन क्या है कि देखो टू इक्वल कॉर्ड्स AB and CD intersect each other at point M। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड के अंदर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग जो सेगमेंट्स बन रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल होंगे। यानी इसका मतलब हुआ ए से एम के जो डिस्टेंस है वो सी से एम के डिस्टेंस के इक्वल प्रूफ करनी है और बी से एम के डिस्टेंस डी से एम के डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। ए से एम के डिस्टेंस सी से एम के एंड बी से एम के डिस्टेंस डी से एम के डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। OQ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन कॉर्ड AB एट पॉइंट Q और OP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, CD कॉर्ड पे एट पॉइंट P। तो देखो OP क्या है मेरे पास में, परपेंडिकुलर है और मेरे पास में OP क्या है, मेरे पास में परपेंडिकुलर है CD कॉर्ड का फ्रॉम सेंटर O, फ्रॉम सेंटर O। अब अगर देखा जाए O के सेंटर से मैंने क्या करे, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे दोनों कॉर्ड्स के ऊपर। यस या नो। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करें तो जरा देखो, सिंस हम एक बात जानते हैं, हम क्या बात जानते हैं, अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू अ chord will bisect the chord, will bisect the chord। कि किसी भी सर्कल के अंदर किसी भी सेंटर से, क्या सेंटर से हम क्या करें, एक लाइन ज्वाइन करें या एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसके, कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड क्या करेगी, वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। यानी कि देखा जाए किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से अगर कॉर्ड पे कोई लाइन आती है, कैसी परपेंडिकुलर जो लाइन आती है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स अगर देखा जाए मेरे पास में, तो ये जो OQ है ना मेरे पास में, OQ किसके परपेंडिकुलर है मेरे पास में, बोला सर OQ परपेंडिकुलर है AB के, AB कॉर्ड के, एंड ये जो मेरे पास में OP है ये परपेंडिकुलर है मेरे पास में CD कॉर्ड के। तो मैं अगर देखूं तो देखो OQ मेरे पास में परपेंडिकुलर है AB कॉर्ड के फ्रॉम सेंटर O, फ्रॉम सेंटर O, एंड ये भी मेरे पास में सेंटर O से कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर ये जो मेरे पास में OQ है ना ये बाइसेक्ट कर देगी AB को। दैट मीन्स A से Q की डिस्टेंस मेरे पास में B से Q के डिस्टेंस के इक्वल होगी, A से Q की डिस्टेंस B से Q की डिस्टेंस के इक्वल होगी। एंड ये जो मेरे पास में C से P की डिस्टेंस है ये D से P के डिस्टेंस के इक्वल होगी। यस या नो। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को प्रूफ करें तो सिंस दोनों कॉर्ड्स क्या AB एंड CD कॉर्ड कैसी हैं, इक्वल हैं। कैसी हैं, AB एंड CD के कॉर्ड कैसी हैं मेरे पास में, इक्वल हैं। और अब अगर देखा जाए AQ एंड BQ क्या हो रही है मेरे पास में, बोला सर AB कॉर्ड को जब मैंने OQ ने बाइसेक्ट किया ना तो जो दो इक्वल पोर्शन मेरे पास में, एक आया AQ एक आया BQ, यानी अगर देखा जाए ये मेरे पास में किसके इक्वल है, बोला सर AB के हाफ के, और ये जो मेरे पास में इक्वल है ये CD के हाफ के इक्वल है। सिंस मेरे पास में कॉर्ड AB एंड CD कैसी है मेरे पास में, AB एंड CD इक्वल कॉर्ड है, तो बताओ हाफ ऑफ AB, कोई भी दो सब्सटेंस आपस में इक्वल होते हैं तो उनके रेफरेंस में अगर सेम चेंज करते हैं तो वो भी इक्वल होगा। यानी देखा जाए मैंने दोनों का हाफ किया तो वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा। सिंस AB का हाफ मेरे पास में किसके इक्वल है, प्लस सर BQ और AQ के इक्वल है, और CD के हाफ का हमारे पास में CP और DP के इक्वल है। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि जो AQ की डिस्टेंस है ये CP के इक्वल हो जाएगी और जो BQ की डिस्टेंस है ये मेरे पास में DP के इक्वल हो जाएगी। यस या नो। अब अगर इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 कहूं,
क्या इसे इक्वेशन 1 एंड इसे इक्वेशन 2 कहूं तो नाउ सिंस अगर मैं आपको डायग्राम रिकॉल कराता हूं तो डायग्राम क्या था, बोला सर ये मेरे पास में सर्कल था, सर्कल पे एक कॉर्ड ए बी थी, दूसरी कॉर्ड सी डी थी, ये दोनों इंटरसेक्ट करती है मेरे पास में पॉइंट ओ पे, यस और नो, सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट करती है मेरे पास में पॉइंट एम पे, और यहाँ पे ओ सेंटर था, यहां से मेरे पास में परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर थे, यस या नो। अब अगर देखा जाए मैं यहाँ पे अगर दोनों को ज्वाइन कर दूं, मैंने ओ एम को ज्वाइन कर रखा है, तो मुझे एक ट्राइंगल देखने को नहीं मिल रहा क्या, बोला हाँ सर मुझे कुछ ट्राइंगल्स देखने को तो मिल रहे हैं। कौन से ट्राइंगल, बोला सर एक ट्राइंगल ओ क्यू एम और एक ट्राइंगल ओ पी एम। तो नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू एम एंड ट्राइंगल ओ पी एम, जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर किया तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, बोला सर देखा जाए तो देखो जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर किया ना तो मैंने देखा ओ एम एंड ओ एम साइड दोनों ट्राइंगल में कैसी है, बोला सर कॉमन है, कैसी है, कॉमन है, ओ एम एंड ओ एम साइड कैसी है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। साथ के साथ मैंने क्या देखा, बोला सर देखा जाए तो देखो ओ एम एंड ओ एम साइड कॉमन है एंड एंगल ओ क्यू एम एंड एंगल ओ पी एम आपस में इक्वल है, कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ऐसा क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की है, यस या नो। अब अगर देखा जाए मेरे पास में तो देखो क्या कि सर ये जो ओ क्यू जो आपके पास में साइड है एंड ओपी साइड ये भी इक्वल होंगी, क्यों, बोला सर सिंस ए बी और सी डी क्या है मेरे पास में, बोला सर ए बी एंड सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हमें पता है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, क्या कि कोई भी दो कॉर्ड्स अगर इक्वल होते हैं तो वो सेंटर से कैसे होते हैं, इक्वी डिस्टेंट होते हैं। दैट मीन्स मेरे पास में अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो ओ क्यू एंड ओ पी साइड भी कैसी होंगी मेरे पास में, इक्वल होंगी। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई कि ओ क्यू एंड ओ पी साइड कैसी है मेरे पास में, इक्वल है। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में ये इक्वी डिस्टेंट हो गए, और इस रेफरेंस में अगर मैं देखूं तो इन दोनों ट्राइंगल में मुझे 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मिले, इक्वल मिले। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ट्राइंगल ओ क्यू एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ पी एम के बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जैसे ही आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैं अगर देखता हूं तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए मेरे पास में, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए दोनों ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिंस अगर देखा जाए तो देखो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए ना, ट्राइंगल ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरे पास में ट्राइंगल ओ क्यू एम के ना। तो देखो जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए तो मैं क्या कह सकता हूं, प्लस सर देखो एमपी और ये जो एमक्यू साइड होगी ना ये मेरे पास में इक्वल हो जाएगी, क्यों, प्लस सर से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंस इसे इक्वेशन 3 कहूं तो अगर मैं आपको डायग्राम रिकॉल करूं तो क्या था, सर ये ए बी कॉर्ड थी, एक कॉर्ड सी डी थी, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं मेरे पास में एम पॉइंट पे, ओ से मैं क्या ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एक है क्यू एक है मेरे पास में पी, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो देखो नाउ मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल सा काम कर रहा हूं, मैं इक्वेशन 1 क्या, इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास में कि जो मेरे पास में देखो इक्वेशन 1 में मैंने क्या प्रूव किया था कि ए क्यू और ये जो सीपी है क्या है, ए क्यू और सीपी, क्या ए क्यू और सीपी कैसी है मेरे पास में, इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। यानी अगर देखा जाए इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास में, ए क्यू इज इक्वल्स टू सीपी, तो इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूं, मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एम क्यू में से मैं एम पी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। यानी देखा जाए ए क्यू में से तो एम क्यू और सीपी में से मैं एमपी साइड को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरे पास में क्या वैल्यूज आएंगी, बोला सर देखा जाए तो देखो यहां से यहां तक ए क्यू है और मेरे पास में इतना सा पोर्शन एम क्यू का है, तो अगर जैसे ही एम क्यू का पोर्शन में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, बोला सर आपके पास में ए एम बनेगा, यस या नो। सिमिलरली सीपी में से अगर आप एमपी का पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या बचेगा, बोला सर आपके पास में सीएम बचेगा, तो ये क्या हो गया मेरे पास में सीएम। यानी एएम एंड सीएम साइड कैसे आ गए मेरे पास में, इक्वल आ गई, कब, जब मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली मैं इक्वेशन 2
इक्वेशन 2 में मैं इक्वेशन 3 को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। यानी अगर देखा जाए इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास में, इक्वेशन 2 मेरे पास में थी कि मेरे पास में बी क्यू और डीपी साइड कैसी है, आपस में इक्वल लेंथ की है, और इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास में, एम क्यू और एमपी साइड भी कैसी है, इक्वल लेंथ की है। तो देखा जाए मैं बी क्यू में एम क्यू जोड़ रहा हूं और डीपी में एम क्यू क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो जैसे ही बी क्यू साइड में एम क्यू साइड क्या होती है, ऐड होती है। देखो ये बी क्यू साइड थी, इसमें अगर एम क्यू साइड और ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, बोला सर मेरे पास में आपके पास में साइड बन जाएगी बी एम, और डीपी में अगर आपके पास में एमपी साइड ऐड हो जाएगी तो आपके पास में साइड बन जाएगी डी एम। यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो हमने प्रूव कर दिया क्या, कि जो ए से एम के डिस्टेंस है ये मेरे पास में सी से एम के डिस्टेंस के इक्वल है, एंड बी से एम के डिस्टेंस डी से एम के डिस्टेंस के इक्वल है। यस या नो। ए से एम इज इक्वल टू सी से एम मैंने कैसे प्रूफ की, मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या करा, आपस में सब्ट्रैक्ट किया। मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 क्या थी, ए क्यू और सी पी इक्वल थे ना, तो उसमें से मैंने एम क्यू और एम पी साइड कैसे कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। सिंस ये दोनों इक्वल था तो देखा जाए दो इक्वल टर्म्स में अगर सेम चेंज किया जाता है तो रेफरेंस भी कैसा रहेगा, इक्वल ही रहेगा। सिमिलरली मैंने बी क्यू और डीपी में क्या करा, एम क्यू और एम पी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सिंस हमें पता है कोई भी दो सब्सटेंसेस आपस में इक्वल होते हैं और उनमें अगर आप सेम चेंज करते हो तो उनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, हमारे पास में सेम होते हैं। दैट्स व्हाई मैं क्या कह सकता हूं कि ए एम एंड सी एम एंड बी एम एंड डी एम कैसे हैं, हमारे पास में इक्वल हैं। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ और कंसेप्ट्स को समझेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।